गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हमारा जो लास्ट सेशन हुआ था उसके अंदर हमने सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लेसन को आगे चलते हैं। तो इसमें हमने सोशलिज्म किस तरह से यूरोप के अंदर हुआ और किस तरह से रेडिकल्स, कंजर्वेटिव और जो लिबरल्स थे उन्होंने अपने पार्ट को आगे बढ़ाया, वो सारी चीजें जो है हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। उसके बाद रसिया जो है, रसिया के अंदर जो जार निकोलस थे, जो उस समय में रूलर थे, जार निकोलस सेकंड जो थे, उनके समय में रसिया के अंदर एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन जो है वो देखने को मिला। किस तरह से जो इंडस्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज के जो वर्कर थे उन्होंने रसिया के अंदर रिवॉल्यूशन किया, और किस तरह से रसिया के अंदर जो पीसेंट थे उन्होंने भी किस तरह से, यानी जो फार्मर थे उस समय में रशिया के अंदर, उन्होंने भी किस तरह से रशिया के जार के खिलाफ जो है एक क्रांति जो है उन्होंने रिवॉल्यूशन को बढ़ावा दिया। तो वो सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कि जो वर्कर्स थे उस समय में रशिया के अंदर, तो रशिया के अंदर वर्कर्स जो थी पार्टी वो दो भागों में बट गई थी, जिसमें एक का नाम आता है आपका बोल्शेविक्स और सेकंड है आपका मेंशेविक्स। तो ये दोनों जो ग्रुप थे इनकी जो सोच थी वो दोनों से एक दूसरे से काफी डिफरेंस थी। किस तरीके से थी, तो अगर हम बोल्शेविक्स के बारे में बात करते हैं तो बोल्शेविक्स जो थे ये मेजोरिटी ग्रुप्स वाले थे, यानी जो मेजोरिटी के अंदर थे सोसाइटी के अंदर। और उसके बाद इसको जो लीड कर रहे थे उनका नाम था व्लादिमीर व्लादिमीर लेनिन जो है, लेनिन इस ग्रुप को लीड करने वाले थे। जो बोल्शेविक ग्रुप था इसको लीड कर रहे थे लेनिन नाम के जो व्यक्ति थे, वो लीड कर रहे थे, जिन्होंने काफी महत्वपूर्ण रोल इसके अंदर निभाया है। साथ ही साथ कमिटेड जो है मार्क्सिस्ट थे, यानी मार्क्स, कार्ल मार्क्स जो थे उनके जो थॉट्स हैं, उनकी जो थ्योरी है, उनकी बातों में ये लोग बिलीव करने वाले थे। और साथ ही साथ वेटिंग फॉर द रिवॉल्यूशन, यानी क्रांति का ये लोग वेट कर रहे थे। जो लेनिन थे इनका ये मानना था कि भी भारत सॉरी रसिया के अंदर अगर बदलाव करना है तो उसके लिए हमें एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन जो है वो अपने स्तर पर करना पड़ेगा, तो उसके लिए वेट कर रहे थे, वेटिंग फॉर द रिवॉल्यूशन। उसके बाद believed in a tight kind group of revolutionaries, यानी जो क्रांतिकारी थे उनके ग्रुप में भी काफी बिलीव करते थे, उनके टाइट जो नाइट थे उसमें भी काफी बिलीव करते थे। उसके बाद अगर मेंशेविक की बात करें, मेंशेविक जो थे ये ग्रुप जो था ये इससे बिल्कुल ही अलग था। जैसा हम लेनिन के बारे में बात कर रहे हैं तो लेनिन इसको लीड कर रहे थे। लेनिन जो थे वो एक बड़े ही गुस्सैल टाइप के इंसान थे, और ये अपनी पार्टी के अंदर किसी भी पर्सन को, यानी ऐसे ही किसी को भी एंट्री नहीं करने देते थे। इनका मानना था कि इनकी पार्टी के अंदर बड़े ही लिमिटेड जो वर्कर है वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसका मन कर रहा है वही पार्टी के अंदर आ रहा है, तो वो इसके सख्त खिलाफ थे। बड़े ही उसूलों वाले इंसान थे, मतलब ज्यादा जो है एक दूसरे के साथ ज्यादा वार्तालाप या इस तरह की जो बातें हैं उनको ये फेवर में नहीं लेते थे। तो इसी वजह से जो है ये अपने आप को मानते थे कि हम लोग जो है मेजोरिटी के अंदर है, ऐसा ग्रुप ये मानते थे अपने आप को। और मेंशेविक जो थे ये माइनॉरिटी के अंदर थे, लेकिन जो है इनके थॉट प्रोसेस काफी अच्छा था। और इनको जो लीड करने वाले थे, तो लीड इनको कर रहे थे मार्टोव नाम के जो व्यक्ति थे, मार्टोव रशिया के अंदर हुए हैं। तो ये काफी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हुए हैं, तो ये इस ग्रुप को जो है लीड कर रहे थे। साथ ही साथ कंप्लीट एट इलेक्शंस, यानी ये इलेक्शन में बिलीव करते थे कि भाई अगर हमें रशिया में बदलाव लाना है तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, और गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो बननी चाहिए। तो उसी लिए ये चाहते थे कि वहां पर जो है इलेक्शन जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा कंप्लेन करते थे कैंपेन फॉर रिफॉर्म नाउ, यानी अभी हमें सुधार किस तरीके से लाना है, तो उसके लिए भी काफी सारे अभियान इन्होंने चलाए थे। और साथ ही साथ एक जो है बिलीव इन ए लार्ज पार्टी ऑफ एक्टिविस्ट, यानी इनका मानना था कि पार्टी जो है वो जितनी बड़ी होगी, मतलब आप सीधे सीधे स्तर पर ये लगा सकते हैं कि जो मेंशेविक थे इनके जो लीडर थे मार्टो, वो कहते थे कि जिसकी भी मर्जी है, जो भी इस पार्टी के अंदर आना चाहता है उसका बड़ा ही वेलकम है। ये किसी को मना नहीं करते थे कि भी आप हमारी पार्टी के अंदर जो है वो नहीं आ सकते हैं। सभी को जो है ये पार्टी में आने के लिए
कहते थे कि जो भी यहाँ आना चाहता है वो आ सकता है। तो इनका जो थॉट प्रोसेस था वो बड़ा ही एक तरीके से सोशलिज्म जो है उसको बढ़ावा देने वाला है। जबकि जो लेनिन है ये बड़े ही अलग टाइप के पर्सन हैं और बुर्जियाई प्रवृत्ति के हैं, और साथ ही साथ जो है अपनी पार्टी में ज्यादा जो है इन्वॉल्वमेंट लोगों की नहीं चाहते हैं। इनका जो है जो मानना था वो यही था कि रशिया में बदलाव लाना है तो उसके लिए हमें एक रिवोल्यूशन जो है वो लाना चाहिए, फाइट जो एक तरीके से फाइट जो है वो मुकाबला जो है वो होना चाहिए, इसमें बातें करते थे। जबकि जो मार्टो थे ये इलेक्शंस में काफी बिलीव करने वाले थे। इनका मानना था कि भाई इलेक्शंस के द्वारा हमें गवर्नमेंट जो है वो बनानी चाहिए और उसी में ज्यादा से ज्यादा जो पार्टी एक्टिविस्ट हैं वो इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, ऐसा जो है मानना था मार्टो का। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि वर्कर्स की बात हमने बात की कि वर्कर्स जो है किस तरीके से वर्कर जो है उन्होंने अपनी पार्टी जो है दो ग्रुप में ये डिवाइड हुई। उसके बाद अगर हम बात करें एक बड़ा ही उथल पुथल वाला टाइम अगर हम कहें तो वो रशिया के अंदर देखने को मिला, जिसे हम कहते हैं टर्बुलेंट टाइम जो है ये देखने को मिला रसिया के अंदर। काफी उथल पुथल इस समय में हुई और ये जो समय था ये था द 1905 रिवॉल्यूशन। 1905 का जो रिवॉल्यूशन हुआ था ये इस समय की बात है जब रशिया के अंदर एक बहुत ही बड़ा उथल पुथल जो है वो देखने को मिला। तो इसमें आता है भाई अब देखो क्या हुआ कि इस टाइम में, क्योंकि ये काफी उथल पुथल वाला समय है, तो इस समय में रशिया के अंदर जो रूलर है वो कौन है, वो जार निकोलस सेकंड है। जार निकोलस सेकंड जो है वो बुद्धू टाइप के इंसान थे और वो रूल कर रहे हैं रशिया के बहुत बड़े एम्पायर के ऊपर। उनकी जो वाइफ है, जिसे हम रशिया के अंदर जैसे राजा है उसको जार कहते हैं, तो उनकी वाइफ को जरीना के नाम से जाना जाता है। तो जो जार थे, जार निकोलस सेकंड जो थे, उनकी वाइफ का नाम था अलेक्जेंड्रा। और अलेक्जेंड्रा जो है वो जर्मनी की थी, जर्मनी से बिलीव करती है, बिलोंग करती है, सॉरी। तो जर्मनी से बिलोंग करने के कारण, यानी आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि रशिया के जो लोग हैं वो अलेक्जेंड्रा से भी उतनी नफरत करते हैं जितनी वो जार निकोलस से करते हैं। अब जर्मनी का इसके कारण जो मैंने बताया वो आगे आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो आएगा उसमें देखने को मिलेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसमें जर्मनी की जो सेनाएं हैं जब रशिया के अंदर घुस जाती हैं और अटैक करने लगती हैं, तो मतलब एक तरीके से जर्मनी उनका दुश्मन है। तो इसी वजह से, क्योंकि अलेक्जेंड्रा जो है ये कहाँ से बिलोंग करती है, जर्मनी से बिलोंग करती है, तो ये भी एक कारण है कि लोग उनसे जो है बाद में और ज्यादा नफरत करेंगे। फिलहाल के लिए वो अभी भी नफरत करते हैं। कारण जो है वो ये है कि एक मोंक हुआ करते थे जो उनके दोस्त हुआ करते थे अलेक्जेंड्रा के, जिनका नाम रास्पुतीन बताया जाता है। तो वो जितने भी फैसले करती थी वो उसी से मिलके करती थी, उसी की सलाह से करती थी, कोई भी फैसला लेना होता था। तो ये भी एक कारण रहा है कि भाई लोग अलेक्जेंड्रा से काफी सारी नफरत जो है वो उस टाइम में करते हैं। तो उस टाइम रशिया के अंदर क्या क्या उथल पुथल हो रही है वो एक बार हम देख लेते हैं कि जो लिबरल्स थे, लिबरल्स इन रशिया, liberal in Russia together with social democrats, together with social democrats। अब इसमें क्या बताया है कि जो रशिया के अंदर, रशिया जो था उसके अंदर जो लिबरल्स की थॉट के जो व्यक्ति थे, टुगेदर विद सोशल डेमोक्रेटिक, ये लोग जो है सोशल डेमोक्रेटिक जो लोग थे उनके साथ मिल जाते हैं। और इस तरीके से एंड सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी, साथ ही साथ सोशल डेमोक्रेटिक के साथ साथ वहां पर जो क्रांतिकारी थे रशिया के अंदर उनके साथ ये लोग मिलते हैं। जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज जो थे, क्रांतिकारी जो थे उस टाइम में रशिया के अंदर, वर्क विद पीसेंट्स,
यानी किसानों के साथ मिलकर ये लोग काम कर रहे थे। जो रशिया के क्रांतिकारी थे, जो सामाजिक क्रांतिकारी थे और जो सोशल डेमोक्रेटिक थे, इनके साथ मिलकर लिबरल जो है वो किसानों के साथ काम कर रहे थे। और उसके बाद आता है एंड वर्क ड्यूरिंग द वर्कर ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन, क्रांति के दौरान जो है ये वर्कर्स के साथ थे। उसके बाद in 1905 टू डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी समय में जिस समय की हम बात कर रहे हैं, रिलेशन की बात कर रहे हैं, उसी टाइम में इन 1905 टू डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक संविधान की मांग जो है ये उसी समय में की गई कि हमें रशिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चाहिए। और इसके अलावा इट वाज सपोर्टेड बाय नेशनलिस्ट ऑफ पोलैंड एंड जदीदी, जदीदी जो थे और जो पोलैंड जो था, इन दोनों के जो राष्ट्रवादी जो नेता थे, इन्होंने इसको सपोर्ट किया। तो इट वाज सपोर्टेड बाय नेशनलिस्ट, जो पोलैंड के नेशनलिस्ट थे, एंड जदीदीज। अभी जदीदीज जो है ये क्या है, तो जदीदी जो है ये मुस्लिम रिफॉर्मर विद इन द रशियन एम्पायर, यानी ये जो मुस्लिम जो कम्युनिटी थी, मुस्लिम के जो रिफॉर्मर्स थे, उनको कहा जाता है। तो एक बार देख लीजिए कि जो जदीदी है, जदीदीज जो है ये क्या है, तो ये थे भाई मुस्लिम रिफॉर्मर, मुस्लिम रिफॉर्मर हुआ करते थे, मुस्लिम रिफॉर्मर within the Russian Empire। रशियन एम्पायर के जो मुस्लिम रिफॉर्मर थे उनको जदीदी के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने जो जदीदी थे और जो पोलैंड के जो नेशनलिस्ट थे, इन्होंने भी इसको जो 1905 रिवॉल्यूशन हुई थी, इसको दोनों ने ही सपोर्ट किया है। उसके बाद आता है आपका रीजन फॉर द 1905 रिवॉल्यूशन, यानी 1905 में जो रिवॉल्यूशन हुआ, जिस रिवॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, इसके मेन जो कारण थे, रीजन थे, वो क्या रहे हैं, तो देखिए एक बार। रीजंस फॉर द reasons for 1905 रिवॉल्यूशन। 1905 का जो रिवॉल्यूशन हुआ उसके जो मेन कारण थे, तो पहला इसके अंदर आता है बेटा कि 1904 पर्टिकुलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर्स, कि 1904 की अगर हम बात करें तो 1904 का जो टाइम रहा है, ये जो रशिया के जो वर्कर्स थे पर्टिकुलरली उनके लिए जो है मेन रूप से उनके लिए काफी खराब रहा है। particularly bad one for रशियन वर्कर्स। रशिया के जो वर्कर्स थे मेन रूप से पर्टिकुलरली उनके लिए एक बुरा समय रहा है। कारण ये है कि 1904 के अंदर वर्कर की जो स्थिति थी वो काफी खराब हो चुकी थी, जिससे तंग आकर उन्होंने 1905 के अंदर रिवॉल्यूशन किया। तो 1904 का जो टाइम था ये बहुत ही बुरा समय था जो रशिया के जो वर्कर्स थे उनके लिए। साथ ही साथ प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड रोज सो क्विकली, यानी जो डेली यूज की जो चीजें हैं, है ना, जैसे आपकी ब्रेड हो गई या और कुछ चीजें हैं, तो उनके जो दाम थे वो अचानक से बहुत ही ज्यादा बढ़ गए। एसेंशियल जो चीजें हैं, तो प्राइसेस ऑफ एसेंशियल
essential goods, prices of essential goods rose so quickly, बड़ी तेजी से ही इनके प्राइस जो थे वो बढ़े थे, that real wage, जबकि जो रियल वेज थी यानी जो उनकी दिहाड़ी थी वो क्या थी, वो कम थी भाई, रियल वेज डिक्लाइन बाय 20%, जबकि उनकी जो वेज थी वो 20% तक घट चुकी थी। तो कारण ये भी रहा है कि 1905 का पहला जो रीजन रहा है वो ये है कि भाई 1905 का जो समय था तो रशिया के वर्कर्स के लिए बड़ा बुरा समय था। दूसरा इसमें ये बताया कि जो एसेंशियल गुड्स हैं, जो जरूरी की जो सामान होता है उनके प्राइस अचानक से बहुत ही तेजी से क्या हो गए, बढ़ गए, जबकि जो रियल वेज है, जो दैनिक जो मजदूरी उनको पड़ती थी वो तेजी से क्या हो गई, डिक्लाइन हुई, 20 लगभग 20% डिक्लाइन हो चुकी थी। तो अब क्या होगा, लोग भड़केंगे और लोग भड़केंगे तो क्या करेंगे, रिवोल्यूशन ही करेंगे। उसके बाद आता है द मेंबरशिप ऑफ वर्कर एसोसिएशन रोज डेमोक्रेटिकली, कि जो वर्कर्स थे, द members of members of workers associations rose ड्रामेटिकली, यानी बड़े ही ड्रामेटिकली तरीके से जो वर्कर्स थे उनके जो एसोसिएशन थे वो तेजी से उठे। और उसके बाद आता है भाई ब्लडी संडे, जो 1905 की एक महत्वपूर्ण घटना कहलाती है। तो ब्लडी संडे जो है, इसे ब्लडी संडे क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस दिन बड़ी ही मारकाट हुई थी, काफी सारे वर्कर्स जो थे इसमें मारे गए थे इस रिवोल्यूशन के दौरान, और काफी सारे इसके अंदर घायल भी हो गए थे। तो इसको ब्लडी संडे क्यों कहा जाता है, तो ब्लडी संडे इसलिए कहा जाता है कि बेटा जो वर्कर्स थे वो वर्कर एक जगह पर इकट्ठा हुए थे, जो जॉन कोलस था उनकी नीतियों का विरोध करने के लिए। जब ये इकट्ठा हो रहे हैं वहां पे, तो उस समय में जार जो है इनके ऊपर ऑर्डर पास कर देता है कि भाई इनको उनको हटाओ यहाँ से। तो जो सैनिक हैं उन पर जब हमला करते हैं तो उसमें काफी सारे लोग जो हैं वो मर जाते हैं, लगभग 100 लोग इसमें मारे गए थे, जबकि 300 इसके अंदर माना जाता है कि घायल हो गए थे। तो इसी वजह से इसको ब्लडी संडे, क्योंकि ये घटना जो है ये संडे के दिन हुई थी, तो इसीलिए इसे जो है ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है, ब्लडी संडे। तो ब्लडी संडे जो है ये भी एक 1905 रिवोल्यूशन का ही पार्ट है, क्योंकि ब्लडी संडे भी 19 जो है ये 1905 रिवोल्यूशन में हुई थी। आगे देखिए बेटा कि लगभग जो है अगर हम बात करें कि 1,10,000 इतने जो वर्कर्स थे, वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग जो एक प्लेस का नाम है, वेंट ऑन स्ट्राइक, यानी ये लोग जो है सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर गए थे किस लिए, स्ट्राइक करने के लिए। कितने लोग, लगभग 1,10,000 जो वर्कर थे, ये रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग जो जगह है वहां पर ये लोग इकट्ठा हुए थे स्ट्राइक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसे जो लीड कर रहे थे, इस वर्कर्स को जो लीड कर रहे थे वो लीड कर रहे थे लीड बाय फादर गैपोन। गैपोन जो है वो इसको लीड कर रहे थे, फादर गैपोन जो है वो इसको लीड कर रहे थे। रीच द विंटर पैलेस टू डेलीगेट विद जार। अब ये क्या कह रहे हैं, जिसे लीड कर रहे थे, इस स्ट्राइक को लीड कर रहे थे जो गैपोन थे, ये कहां पर पहुंच गए, ये विंटर पैलेस के पास पहुंच गए। विंटर पैलेस यानी जहां पर जार जो था वो रहता था, उस महल के सामने ये लोग पहुंच गए, किस लिए, जार का विरोध करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ
ये जार ने कहा भाई, अपनी पुलिस को कहा कि भाई आप जाओ और इनके ऊपर अटैक करो। तो इसके ऊपर अटैक किया गया, ये जो जितने भी वर्कर थे इनके ऊपर अटैक किया गया, अटैक बाय पुलिस। किसके द्वारा अटैक किया गया? जो पुलिस है उनके द्वारा अटैक किया गया। और साथ ही साथ जो कोसैक्स थे, और जो पुलिस थे, इन दोनों ने इनके ऊपर अटैक किया और किलिंग 100 वर्कर। कितने लोगों को इन्होंने मार दिया? लगभग 100 लोगों को इन्होंने मार दिया। और साथ ही साथ जो है एंड अबाउट 300, लगभग 300 लोग जो थे वो क्या हो गए? घायल हो गए इसमें। ठीक है। उसके बाद इसमें बताया है सीरीज ऑफ इवेंट स्टार्टेड बिकेम नोन एज 1905। और इस तरह से इन घटनाओं की एक सीरीज जो है वो स्टार्ट हो गई। ये तो ब्लडी संडे जो है ये संडे के दिन हुआ था। उस दिन 1,10,000 जो वर्कर थे वो सेंट पीटर्सबर्ग जो जगह है वहां पर इकट्ठा हुए थे स्ट्राइक करने के लिए। और इसे लीड कर रहे थे फादर गैपोन जो है वो लीड कर रहे थे। और ये सभी लोग मिलकर इकट्ठा होकर विंटर पैलेस जहां राजा रहते थे, जार जो थे वहां रहते थे, वहां पर ये लोग जो है उसको डेलीगेट करने के लिए पहुंच जाते हैं। उसके बाद जार के ऑर्डर के ऊपर जो पुलिस है और जो कोसैक्स है ये अटैक करते हैं लोगों के ऊपर, जिसमें से 100 जो लोग थे उस में मारे जाते हैं। साथ ही साथ लगभग 300 जो लोग हैं वो इसमें क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। क्योंकि ये घटना संडे के दिन हुई थी, इसीलिए इस घटना को इतिहास में ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ब्लडी संडे के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा कि भाई इनकी जो डिमांड थी, ब्लडी संडे जो इसमें लोग इकट्ठा हुए थे 1,10,000 जो सेंट पीटर्सबर्ग में गए थे, तो इनकी मांग क्या थी? तो इनकी डिमांड जो है वो देख लीजिए एक बार। इनकी डिमांड जो है वो क्या थी? तो डिमांड में सबसे पहली जो डिमांड थी कि भाई रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर। पहली जो इनकी डिमांड थी कि भैया जो आप हमसे फैक्ट्रीज के अंदर 10 से 12 घंटे काम करवा रहे हो, वो वर्किंग जो हावर है वो क्या हो जाने चाहिए? कम हो जानी चाहिए, वो रिडक्शन उसकी हो जानी चाहिए। तो पहली डिमांड जो वर्कर्स थे उनकी यही थी। दूसरी जो थी, अब अगर जो वर्किंग आवर है ये कम होनी चाहिए, तो दूसरी डिमांड क्या रहेगी भैया? दूसरी रहेगी कि इंक्रीज, क्या इंक्रीज करेंगे भाई? वर्किंग आवर थोड़ी इंक्रीज करेंगे, वेज जो है वो इंक्रीज करेंगे। जो मजदूरी उनको दी जा रही है वो क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। थर्ड की बात करें तो थर्ड में उन्हें कहा गया कि भाई इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन, कि जो उनकी वर्किंग कंडीशन है वो क्या हो जानी चाहिए? इंप्रूव हो जानी चाहिए। क्योंकि बड़ी ही गंदे तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा था। उनकी कंडीशन जो थी वर्कर्स की बड़ी खराब थी। तो वो उनकी जो डिमांड थी वो 3 डिमांड थी मेन रूप से, कि उनके जो काम के जो घंटे हैं वो कम हो जाने चाहिए, दूसरा उनकी जो वेज है वो बढ़ जानी चाहिए, और तीसरी उन्होंने ये कहा था कि भाई उनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जानी चाहिए। ठीक है। इसके बाद स्ट्राइक टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री एंड यूनिवर्सिटी क्लोज डाउन। इसके बाद पूरे देश के अंदर, रशिया के अंदर जो है जो स्ट्राइक थी वो तेजी से हुई, और जिसमें जितने भी यूनिवर्सिटीज वगैरह थी उनको बंद कर दिया गया। यूनिवर्सिटीज वगैरह को बंद कर दिया गया। और लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जितने भी लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर थे, एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर एस्टैब्लिश द यूनियन ऑफ यूनियंस। इन्होंने अपनी यूनियन जो है वो बनानी शुरू कर दी, और इस तरह से डिमांडेड एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। और इन्होंने डिमांड की कि हमें भाई एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं ब्लडी संडे के बाद जो हुआ आफ्टर मैथ। तो देखिए स्ट्राइक took place all over the country।
पूरे देश के अंदर जो है वो स्ट्राइक तेजी से फैली और यूनिवर्सिटीज क्लोज डाउन। यूनिवर्सिटीज जो है उनको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। जितने भी लॉयर थे, डॉक्टर्स थे, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड मिडिल क्लास वर्कर, middle class workers establish the unions of unions। उसके बाद आता है भाई कि डिमांड ए demanded a constituent assembly। जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक असेंबली थी उसकी डिमांड जो है वो जोरों से हुई कि तो क्या हुआ इसके बाद स्ट्राइक जो है वो पूरे कंट्री में होने लग गई। यूनिवर्सिटीज जो थी उनको क्लोज डाउन कर दिया गया। लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर और अदर जितने भी मिडिल क्लास वर्कर्स थे उन्होंने एस्टैब्लिश द यूनियन ऑफ यूनियंस, इन्होंने जो है संघ बनाने शुरू कर दिए और डिमांडेड एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड जो है वो आगे बढ़ने लगी। इसके बाद ही क्या हुआ, जब ये सारी चीजें हुई तो जार जो था, जार निकोलस जो था वो सीधी सी बात है वो उन्हें प्यार तो करेगा नहीं। अगर उसके खिलाफ देश के अंदर पूरे देश में स्ट्राइक्स हो रही हैं, नारेबाजियां हो रही हैं, यूनियंस बन रही हैं, तो वो क्या करेगा। तो जो डूमा उन्होंने बना रखी थी उस डूमा को उन्होंने क्या कर दिया, तुरंत ही हटा दिया, उसे जो है डिसमिस कर दिया। तो डूमा यानी जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं रशिया के अंदर, तो उस डूमा को क्या कर दिया गया, उसे बंद कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। डिसमिसल ऑफ डूमा यानी जो वहां की पार्लियामेंट है, डूमा का मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट। रशिया की जो पार्लियामेंट है उसे कहा जाता है डूमा। तो जार अलाउड सर्टेन ऑफ एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट और डूमा। जार जो थे, अब जार जो थे अलाउड, जार अलाउड क्रिएशन of an elected consultative पार्लियामेंट और डूमा। जार जो है इसने ये कह दिया कि भाई ठीक है आप लोग जो है डूमा बना सकते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूट पार्लियामेंट के तहत डूमा जो है इसे इलेक्ट कर दिया गया, इसकी क्रिएशन जो है वो अलाउ कर दी गई। और इसके बाद जो है आफ्टर 1905 मोस्ट कमिटीज एंड यूनियन डिक्लेयर इलीगल। इसके बाद 1905 के बाद, आफ्टर 1905 जब ये सारा ड्रामा हो रहा था, 1905 का जब रिवोल्यूशन चल रहा था, तो उस समय में जार निकोलस जो है उन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है आप लोग जो है डूमा चाहते हैं, मैं आपके लिए डूमा जो है वो बना दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको जो है क्या करना पड़ेगा, आपको ये रिवोल्यूशन अभी बंद करना पड़ेगा। तो लोग एग्री हो जाते हैं और उसके बाद जो जार है वो एक पार्लियामेंट के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूट पार्लियामेंट के तहत डूमा जो है इसको इलेक्ट करते हैं। और 1905 के बाद आफ्टर 1905 जितनी भी मोस्ट कमेटीज थी उस समय में या फिर जो यूनियंस थी उनको उन्होंने, इससे पहले कि जितने भी यूनियंस थे उनको उन्होंने इलीगल घोषित कर दिया जा रही है। तो मोस्ट कमेटीज
मोस्ट कमेटीज एंड यूनियंस, जितनी भी कमेटीज थी या यूनियंस थी, डिक्लेयर इलीगल, उनको इलीगल घोषित कर दिया गया। और द जार डिसमिसल द फर्स्ट डूमा विद इन 75 डेज। अब देखो, जब 1905 का रिलेशन हुआ तो उस समय में जार ने ये कहा था कि भाई ठीक है, तुम एक डूमा चाहते हो, मैं आपके लिए डूमा बना देता हूँ। तो इसने एक डूमा जो है इसको इलेक्ट करने की, क्रिएशन करने की परमिशन दे दी। और साथ ही साथ जितने भी वहां पर कमेटी और यूनियंस थे उनको इन्होंने क्या कर दिया, इलीगल घोषित कर दिया। लेकिन यहाँ पर जार एक राजनीति खेल गया और उसने क्या कर दिया, आफ्टर 75 डेज यानी 75 दिन के बाद ही इस डूमा को जो है इसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो देखिए द जार dismissed द फर्स्ट डूमा, जो पहला जो डूमा उसने बनाया था उस डूमा को उसने क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। और कितने दिन में कर दिया, विद इन 75 डेज, 75 दिन के अंदर ही उसने फर्स्ट डूमा को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, डिसमिस कर दिया। एंड री इलेक्टेड सेकंड डूमा, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि उसने डूमा नहीं बनाया, उसने बनाया और दोबारा से इसने री इलेक्ट किया। एंड री इलेक्टेड सेकंड डूमा, उसके बाद इसने सेकंड डूमा जो है वो इसने इलेक्ट किया। और अब ऐसा तो है नहीं कि जो जार है ये यहाँ पर राजनीति नहीं करेगा, यहाँ भी वो करेगा। फर्स्ट डूमा इसने 75 दिन के बाद जो है वो खत्म कर दिया और दोबारा से री इलेक्ट किया सेकंड जो डूमा है। लेकिन सेकंड डूमा जो है ये भी ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, क्योंकि ये जल्दी से भी खत्म करने वाला था। तो देखिए, दे डोंट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी। क्यों क्यों कर रहा था ऐसा, क्योंकि वो अपनी अथॉरिटी पे किसी तरह की कोई क्वेश्चनिंग नहीं चाहता था। तो डिड नॉट वांट एनी, डिड नॉट did not want any questioning of his authority. उसके बाद आता है कि चेंज द वोटिंग लॉ। इसके बाद इसने क्या किया, जार में क्या किया कि इसने जो वोटिंग लॉ था, कानून जो था उसको बदल दिया। चेंज द वोटिंग लॉ, जो वोटिंग लॉ था उसे बदल दिया। और साथ ही साथ एंड पैक्ट द थर्ड डूमा with conservatives politician। अब क्या किया, जो जार थी उसने क्या किया, सबसे पहले उसने ये कहा कि भाई हम आपको परमिशन देते हैं, आप क्रिएशन कर सकते हैं एक डूमा की क्रिएशन की। और 1905 के बाद उसने जितनी भी बॉडी थी उसको क्या कर दिया, इलीगल घोषित कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने ये किया कि उसने जो फर्स्ट डूमा है उसे भी बंद कर दिया और फर्स्ट डूमा को बंद करने के बाद उसे रीइलेक्ट कर दिया। उसके बाद उसने ऐसा किया क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह की उसकी अथॉरिटी के ऊपर कोई कुछ हो, कोई उनसे प्रश्न पूछे। तो उसने सेकंड डूमा को भी खत्म कर दिया। उसके बाद चेंज द वोटिंग लॉ को इसने चेंज किया एंड फैक्ट द थर्ड डूमा। उसके बाद उसने थर्ड डूमा को चेंज कर दिया, किसमें कर दिया, यानी किसके साथ, विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। कंजर्वेटिव जो लोग थे
वो इसने उठा के थर्ड ड्यूमा के अंदर सारे डाल दिए। क्यों? क्योंकि अपनी अथॉरिटी में किसी तरह की कोई पूछने ये नहीं चाहता था, और ये नहीं चाहता था कि कोई इनसे प्रश्न पूछे, इसीलिए इसने अपनी ड्यूमा के अंदर किनको जो है रखा, कंजर्वेटिव जो लोग थे। कंजर्वेटिव कौन थे? जो बिल्कुल भी समाज के अंदर बदलाव नहीं चाहते थे, जो कोई भी किसी तरह का चेंज नहीं चाहते थे। तो ऐसे लोगों को उठाकर, जो खुद ही बदलाव नहीं चाहते हैं, ऐसे पॉलिटिशियन को उन्होंने ड्यूमा के अंदर डाल दिया। तो इस तरीके से जो जार है उसने ड्यूमा का जो क्रिएशन है वो किया, लेकिन उसे बनाया, खत्म किया, बनाया, खत्म किया, और लास्ट में उसने जो कंजर्वेटिव जो लोग थे उनको इसके अंदर डाल दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और उसमें आगे का जो हमारा लेसन है वो कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।